4,800 तो हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। क्या नाम था उसका? विलियन, है ना। तो एक बार अपन क्या करेंगे, कल आपके टेस्ट है तो अपन इस चैप्टर का पूरा डिटेल एक बार कर लेंगे, जिससे आपके टेस्ट में आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको एक बार रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बात की थी विलियन चैप्टर के बारे में, विलियन के बारे में। किसके बारे में? विलियन के बारे में। क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था विलियन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विलेय और विलायक। जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलायक। और जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलेय। कंप्लीट किया था। अर्थात विलेय प्लस विलायक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलियन का। कंप्लीट। इसके बाद मैंने कहा था विलियन के प्रकार। आपको याद हो तो मैंने आपको पूरा चार्ट बताया था। चार्ट में मैंने बताया था विलियन के प्रकार को मैंने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? संगठन के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अंगों के आधार पर और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखो एक एक का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात आती है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर कितने प्रकार के विलियन थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य और विस्मानी। सामान्य का क्या मतलब? मैंने बोला था कि जब विलय विलायक में पूर्ण रूप से हो जाए, अर्थात विलय की मात्रा विलय के प्रत्येक भाग में क्या हो? समान हो, इससे क्या होता है? समानी विलयन। और विस्मानी में क्या होगा? विलय विलायक में पूर्ण रूप से नहीं होता है। कंप्लीट। समानी मिश्रण का एक एग्जांपल याद रख सकते हो आप, पानी प्लस नमक या पानी प्लस शक्कर, है ना। अगर याद रखेंगे विस्मानी का तो याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? जल प्लस रेत, है ना। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेत पानी में पूरी तरह नहीं डूबती, अर्थात ये विस्मानी विलयन का उदाहरण है। उसके बाद क्या अपन कौन सा था? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से बताओ मुझे? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, शांत विलयन और तनु विलयन। ठीक है, संतृप्त में मैंने क्या बोला था? जब विलय को अधिकतम मात्रा में और घोला नहीं जा सकता। कंप्लीट। असंतृप्त में विलय को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। शांत में क्या बोला था? विलय की मात्रा तो होगी ज्यादा और विलय की मात्रा होगी कम, उससे क्या कहेंगे? साधारण विलयन। तनु विलयन में क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा तो कम होती है और विलय की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं? तनु विलयन। कंप्लीट। इसके बाद आता था अंगों के आधार पर। अंगों के आधार पर कितने प्रकार के बोले थे मैंने? 3 प्रकार। कौन कौन से? द्विअंगी, त्रिअंगी और बहुअंगी। ऐसा विलयन जिसमें कुल अंगों की संख्या 2 हो तो द्विअंगी, कुल अंगों की संख्या 3 हो तो त्रिअंगी और 3 से ज्यादा आपको उपस्थित हो इस विलयन में तो बहुअंगी कहलाता है। इसके बाद विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने बोला था अगर इस चैप्टर में से पहला कोई क्वेश्चन बनेगा तो किसी से बनेगा? उस विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा था। याद करो, ठोसीय विलयन, गैसीय विलयन और द्रवीय विलयन। मैंने कहा था ठोसीय विलयन किसे कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन कार्य करे? ठोस, उसे क्या कहेंगे? ठोसीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन कार्य करे? द्रव, क्या कहलाएगा? द्रवीय विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस कार्य करे, गैसीय विलयन कहलाएगा। आपको याद करो, आप मैंने एक सारणी भी बनाई थी। मैंने कहा था सारणी बताई थी ना, इधर सारणी उसमें लिखा था विलय, इसमें लिखा था विलायक, है ना। तीनों के जैसे ठोसीय विलयन में कितने भाग बताए थे? 3 बताए थे। विलायक तो ठोस होगा लेकिन विलय उसमें चाहे कौन कौन हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस पूरी सारणी में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? तो जो एक तो मिश्र धातु याद रखनी है आपको, है ना। मिश्र धातु में क्या याद रखोगे? पीतल के बारे में याद रखोगे, पीतल किससे मिलकर बनी होती है, और कांसा के बारे में याद रखोगे। और एक चीज और होती है उसमें द्रव का द्रव में विलय करने का आपको नोट देखा है सर, पाइस या इमोशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्रव का द्रव में विलय, जिसमें विलय भी कौन हो? द्रव, और विलायक भी कौन हो? द्रव, उसे क्या कहा जाता है? इमोशन या पाइस। कंप्लीट। ये आपकी क्या हो गया? विलय के प्रकार का पूरा खत्म। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्या चीज थी? सांद्रता। सांद्रता के बारे में मैंने बताया था कि 10 प्रकार की सांद्रता अपने सिलेबस में अपन पढ़ेंगे। वैसे तो सिलेबस में कम है लेकिन मैंने आपको 10 प्रकार की सांद्रता पढ़ाई थी। पहले कौन सी थी? बोलो मुझे। क्या परिभाषा थी? एक लीटर विलयन की उपस्थिति विलय के मोलों की संख्या बोलता कहते हैं। बोलता के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, बोलता ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद है बोलता, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बोलता को किससे? स्मॉल एम, और बोलता को कैपिटल एम से। बोलता की परिभाषा बोलो मुझे। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते
मोलकता क्या ताप पर निर्भर करती है भाई? बताओ मुझे। नहीं करती है ना। मोलकता ताप पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद क्या पता था? नॉर्मलता। नॉर्मलता के बारे में क्या बोलोगे आप? एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम विद्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है। और फॉर्मूला वैसे टोटली नहीं है, लेकिन फॉर्मूला की परिभाषा भी आप याद रख सकते हो कि एक लीटर विलेय में उपस्थित सूत्रधारों की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला भी ताप पर निर्भर करती है। ये चारों कंप्लीट। इसके बाद मैंने आपको बोला था पीपीएम और पीपीवी। पीपीएम का क्या मतलब होता है? पार्ट्स पर बिलियन। और पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का क्या मतलब होता है? 10 के ऊपर कितनी घात थी? 10 की घात 6। और बिलियन का क्या मतलब होता था? 10 की घात 9। एक लाइन मैंने इसमें बोली थी, अति सूक्ष्म सांद्रताओं का मापन करने के लिए पीपीएम या पीपीवी का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सांद्रता आई थी कौन सी? मोल अंश। मोल अंश को मैंने कहा था उसको x से निरूपित किया था और उसके दो नाम और बताए थे। उसको मोल भिन्न भी बोलते हैं और मोल प्रभाव भी बोलते हैं, है ना? क्या परिभाषा थी? बताओ मुझे। किसी अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोल, मोलों का अनुपात, इसे क्या कहेंगे? मोल अंश। मोल अंश के बारे में एक दो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो किसी भी विलयन में यदि 2 या 2 से अधिक घटक है तो उन घटकों का कुल घटकों का योगफल हमेशा कितना होता है? a। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और एक चीज और बोलेंगे, मोल अंश कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करता। तो ऊपर की सांद्रताओं में हमें ये बातें पता चली कि एक तो मोलकता होती है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, और एक कौन होता है? मोल अंश जो ताप पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद 3 सांद्रता और थी। कौन सी? आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। और ध्यान रखना, अगर कोई न्यूमेरिकल सबसे पहले बनेगा तो इन्हीं तीनों में से एक बनेगा। ठीक है। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी? विलेयता। विलेयता के बारे में क्या पढ़ा गई? विलेयता के बारे में क्या पढ़ा था? किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की अधिकतम घुलने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विलेयता। 2 प्रकार की विलेयता अपने कोर्स में है। एक कौन सी है? ठोसों की दर में विलेयता और एक गैसों की दर में विलेयता। अब देखो ध्यान दो, ठोसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में 3 कारकों के बारे में मैंने बात की थी। कितने? 3। कौन से थे? पहला था विलेय व विलायक की प्रकृति। दूसरा कौन सा था? ताप। तीसरा कौन सा था? दाब। ठीक है। पहले बात करते हैं विलेय व विलायक की प्रकृति। इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि समान समान को बोलता है। क्या बात लिखी थी? ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलायक में होता है। कंप्लीट। अब देखो ताप का प्रभाव। ठोसों की दर में विलेयता को ताप का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है? इसमें मैंने 2 चीजें बताई थी। एक प्रकरण बताया था ऊष्माक्षेपी और एक प्रकरण बताया था ऊष्माशोषी। यदि ऊष्माक्षेपी प्रकरण के बारे में क्या बताया था? यदि ताप का मान कम कर दोगे तो क्या होगी? ठोसों की दर में विलेयता बढ़ेगी। और ऊष्माशोषी में क्या बताया था? यदि ताप का मान बढ़ा दोगे तो ठोसों की दर में विलेयता बढ़ेगी। कंप्लीट। और तीसरा क्या था? दाब। दाब में मैंने आपको एक लाइन लिखी थी कि ठोसों की द्रव्यों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कभी क्वेश्चन में कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई ठोसों की द्रव्यों में विलेयता का दाब पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ठोस होता है, ठोस कैसे होते हैं? असंपीडित होते हैं। असंपीडित का मतलब होता है कि अगर मैं उन्हें दबाऊं तो वो पिचकते नहीं है ना, दबाने पर नहीं जलते। इस कारण क्या होता है कि ठोसों की द्रव्य में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद कौन सी थी? गैसों की दर में विलेयता। सेम कॉन्सेप्ट। पहला कौन सा था? विलेय में विलायक की प्रकृति। सेम चीज लिखिए, समान समान को बोलता है। सेम ध्रुवीय विलेय में और अध्रुवीय विलेय में जाकर घुलेगा। कंप्लीट। उसके बाद ताप का प्रभाव। मैंने सिंपल सी लाइन लिखी थी, ताप का मान कम करोगे तो क्या होगी? गैसों की दर में विलेयता बढ़ती है। कंप्लीट। इसके बाद कौन सा? दाब का प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट है दाब का प्रभाव। क्यों है? क्योंकि इसमें अपन कौन से वैज्ञानिक का नियम पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। तो ताप के प्रभाव में सबसे पहले दाब का प्रभाव जो किसने बताया था? हेनरी ने बताया था, है ना? यानी कि गैसों की दर में विलेयता पर दाब के प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या थी हेनरी का नियम? क्या था भाई? बताओ मुझे। स्थिर ताप पर किसी गैस की दर में विलेयता उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। ठीक है। कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखो, ताप हेनरी का नियम मैंने एक और नहीं बताया था, वो मोल अंश के रूप में। वो क्या था? बोलो जरा। स्थिर ताप पर
आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, हेनरी के नियम में जो मैंने आगे आपको डेरिवेशन करे है वो भी याद रखना है। इसके बाद क्या है, वाष्प दाब। क्या है, वाष्प दाब की एक छोटी सी परिभाषा लिखी थी, याद करो। मैंने कहा था जब किसी बद्ध पात्र में संघनन की दर व वाष्पन की दर बराबर हो जाती है तो उस समय साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। या कहता है भूल गए क्या। इसके बाद क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट के कितने नियम बताए थे भाई, 2 नियम। पहला नियम मैंने बताया था कि किसी विलय में क्या बताया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। P0 - P/P प्रोपोर्शनल विलय के मोल अंश लिखा था, मुझे लिखा था क्या। इसके बाद सेकंड के बोलो, मुझे परिभाषा बोलो। नियम के अनुसार किसी द्रव विलय के उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है ना। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद क्या था, राउल्ट के नियम का डेरिवेशन भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते थे अपन, आदर्श और अनादर्श विलयन। छोटी छोटी बातें थी। आदर्श विलयन के बारे में क्या था, बताओ जरा मुझे। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। और ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, अनादर्श विलयन। देखो याद ध्यान से सुनो, आदर्श विलयन के बारे में मैंने 4 शर्तें बताई थी, तो याद है आपको। पहली शर्त ये थी कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरी बात क्या थी, डेल v का मान क्या होता है, डेल v बराबर 0। तीसरी बात क्या थी, डेल h बराबर 0। और चौथी बात क्या थी, विलय के प्रतिबंध और विलय के प्रतिबंध बराबर होता है विलय के प्रतिबंध के। ठीक है, एग्जांपल भी बताए थे भाई, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेक्सेन, है ना, बेंजीन प्लस टोलुइन। एग्जांपल जो सिमिलर आपको नजर आए वो किसके एग्जांपल होता है, आदर्श विलयन। अब बात करो अनादर्श विलयन की। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, और इसमें भी वही 4 कंडीशन। पहली कंडीशन शर्त नंबर 1 कौन सी थी, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी शर्त, डेल v का मान 0 नहीं होता है। तीसरी बात, डेल h का मान 0 नहीं होता है। चौथी बात, विलय और विलय के मध्य जो बंध है वो विलय और विलय के बंध के बराबर नहीं होता है। अब मैंने आपको बोला था कि अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक अनादर्श विलयन और एक होता है ऋणात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक के बारे में क्या चीज याद रखनी है, अधिक। केवल कौन सा शब्द याद रखना है, अधिक। तो मैंने बोला था आपको कि धनात्मक विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। दूसरी चीज मैंने बोला था कि डेल v का मान क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है। तीसरी बात, डेल h का मान 0 से ज्यादा होता है। और चौथी बात, विलय और विलय के मध्य जो बंध है वो ज्यादा होगा, इससे विलय और विलय से। आगे बात समझने, इसके एग्जांपल भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या था, दूसरा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। इसमें बताओ मुझे क्या बोला था अपन ने। इसमें क्या होगा कि जो ऐसे विलयन जैसे ऋणात्मक अनादर्श विलयन होते हैं तो उनका जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है, कम। डेल v का मान 0 की तरफ होता है। इस तरीके चिन्ह भी तो बताया था मैंने आपको, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, है ना, ये बताया था ना ग्रेटर देन के बारे में। तो जो इस तरफ के जो चिन्ह है वो किसकी तरफ जाएंगे, ऋणात्मक की तरफ, और इस तरफ के जो चिन्ह है वो किसकी तरफ, धनात्मक की तरफ। तो सिंपल सी बात है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन और धनात्मक अनादर्श विलयन के बारे में मेन बात इनके एग्जांपल की आपको याद रखना है। याद करो, मैंने लाइफ में यहाँ पे एक लाइन नोट लगा कर एक लाइन लिखाई थी कि जो निम्न क्वांटिक मिश्रण होते हैं, है ना, निम्न में स्थित क्वांटिक मिश्रण होते हैं वो किसके उदाहरण होता है, धनात्मक अनादर्श विलयन के। और जो उच्च स्थित क्वांटिक मिश्रण होते हैं वो किसके उदाहरण होता है, किसके, ऋणात्मक अनादर्श विलयन के। इसके बाद मैंने बताया भी था स्थिर क्वांटिक मिश्रण क्या होता है, दो द्रव्यों का ऐसा मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलता है ना, स्थिर ताप पर उबलता है, उसमें क्या कहते हैं, स्थिर क्वांटिक मिश्रण। उनके बारे में मैंने आपको याद करो 2-3 चीजें बताई थी। पहली बात तो ये अनादर्श विलयन में होता है, और दूसरी बात मैंने और बताई थी कि द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में इनका संघटन क्या होता है, सेम, है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लाइफ में एक पॉइंट और ले लेता कि इन्हें कभी भी परवाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन धर्मों का कप्तान कैसा होता है, सेम, कंप्लीट।
इसके बाद मैंने बताया था कि स्थिर क्वांटिक मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं भाई? 2 प्रकार, है ना? एक उच्च स्थिर क्वांटिक मिश्रण और एक निम्न स्थिर क्वांटिक मिश्रण, है ना? जिनके बारे में बताया था कि उच्च स्थिर क्वांटिक मिश्रण को किसमें मिलता है? ऋणात्मक अनादर विलयन में, और निम्न स्थिर क्वांटिक मिश्रण किसमें मिलता है? ऋणात्मक अनादर विलयन में। याद करो, एग्जांपल भी लिखा था मैंने, एग्जांपल भी तो लिखा था इन दोनों के बारे में। C2H5OH plus H2 C2H5OH कितने परसेंट का? 95%। H2 कितने परसेंट का? 5%, है ना? ये किसका उदाहरण था? ये किसका उदाहरण था? निम्न स्थिर क्वांटिक मिश्रण का। और कुछ स्थिर क्वांटिक मिश्रण का भी उदाहरण लिखा था HNO3 plus H2। HNO3 कितना परसेंट था? 68%। और 32% क्या था? H2। ठीक है, ये आपका स्थिर क्वांटिक मिश्रण का टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पूरे टॉपिक की सबसे हार्ड टॉपिक होता है अनुसंख्या गुणधर्म। पहली बात लिखी थी कि याद करो क्या लिखा था? तनु विलयन के वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की प्रकृति पर। तो वो क्या कहलाते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म। दो डब्बे में मैंने आपको नोट लिखाए थे। पहला क्या लिखा था? अनुसंख्या गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विलय के कणों, विलय के मोल या आयनों की संख्या के आधार पर, मतलब उनके बराबर। और दूसरे डब्बा लिखा था अनुसंख्या गुणधर्म प्रोपोर्शनल 1 विलय का अनुपात। और एक चीज और बताई थी, ये ताप पर भी निर्भर करता है ना। और उसके बाद क्या अपना अनुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाम बोलो। प्रमाण का, वास्तुलाभ का, अपेक्षित अवनमन, विमान का अवनमन, वर्तनांक का विलयन। सबसे बड़ी बात है उनके नाम याद रखना ही है ना। इसके बाद यहाँ तक अपन अब तक पढ़ चुके हैं, और कल तक आपके टेस्ट में कल यही चीज आएगी। ठीक है, कंप्लीट डन।